पाकिस्तान पहले नंबर पे है जिसने यूके में जाके गेज का और लेस्बियन का असाइलम क्लेम। अच्छा 800 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं, 1500 से ज्यादा इंजीनियर्स हैं, 500 से ज्यादा नर्सेज हैं, 3000 से ज्यादा टेक्नीशियंस हैं, 1000 से ज्यादा वेल्डर्स हैं, ड्राइवर्स हैं कि 38,000 से ज्यादा इनकी तादाद है जिन्होंने मुल्क छोड़ा। यूके में ही क्यों लोग जाना चाहते हैं? कल्चर आपको अपना वहाँ पे मिल जाए, खाने हलाल हराम का मसला नहीं है। 8 घंटे का ट्रैवल है। इस्लामिक वैल्यूज सियासत में हिस्सा ले सकते हैं। आपने सुना होगा इस मुल्क में रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन वहाँ पे मिलता है अच्छा, सारा कुछ। किसी एक बिल्ली को भी दे सकते, अपनी औलाद से वापस लेके किसी ट्रस्ट को भी दे सकते। यूके ह्यूमन राइट्स की पासदारी में हमसे कितना आगे निकल चुका यूके तो बहुत आगे है। फलस्तीन के हक में जितने नारे प्रोटेस्ट यूके में गोरों ने हमने नहीं किए। पाकिस्तान में एजेंट माफिया ने इस वक्त तबाही मचाई हुई है। हर जगह आप देखें तो एजेंट पैसे लेके भाग गया, एजेंट ने फ्रॉड कर लिया, एजेंट ने किसी की बीवी किसी के साथ भेज दी अपने चंद पैसों के लिए, मुल्क का नाम भी खराब किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक न्यूज का ऑफिशियल पॉडकास्ट। मैं हूं खावर बुखारी। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की क्रीम है वो मुल्क छोड़ रही है और डेटे के मुताबिक पाकिस्तान से पिछले साल 7 से 8 लाख लोग माइग्रेट कर चुके हैं। कुछ यूके चले गए, कुछ सऊदी अरब चले गए, कुछ कहीं चले गए, कुछ कहीं चले गए। हमारे साथ आज मौजूद हैं चौधरी रिजवान सुलहरिया साहब, जो कि यूके में ह्यूमन राइट्स के लॉयर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच, आई एम वंडरफुल। अच्छा, ये बताएं कि ये जो इमिग्रेशन लॉ है ये क्या होता है? इमिग्रेशन लॉ से मुराद क्या है? देखिए, जो इमिग्रेशन लॉ है बेसिकली वो जो भी लोग नए बशिंदे किसी मुल्क में आते हैं माइग्रेट करके, तो उनको जो कंट्रोल करने के लिए उनके वीज़ाज़ को, उनके एंट्री को कंट्रोल करने के जो लॉ बनाया जाता है उसको इमिग्रेशन लॉ कहा जाता है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ से अगर आप सऊदीया जाना चाहते हैं तो वहाँ की जो माइग्रेशन या इमिग्रेशन को कंट्रोल करने वाली कमेटी है या जो वजारत है वो उसको देखेगी। नॉर्मली वजारत दाखिला है इसको देखती है, तो जैसे पाकिस्तान है इधर भी वजारत दाखिला इसको देखती है। सही। तो उसमें यह है कि इमिग्रेशन कुछ ममालिक है जैसे बरतानिया, इसमें इमिग्रेशन का मिनिस्टर ही लादा से होता है, क्योंकि उसको दाखिला से भी लादा करके एक स्पेशल जो है इमिग्रेशन मिनिस्टर जो है उसको लादा से डिप्यूट किया जा सकता है। होम सेक्रेटरी जो है ओवरऑल देखता है इसको सारा। तो इसमें मुख्तलिफ मिनिस्टर्स, और मैं बरतानिया की बात करूँ, और होम सेक्रेटरी ओवरऑल इसका इंचार्ज होता है जो लॉज बनाते हैं और उसके मुताबिक फिर वीज़ास को, पॉलिसीज़ को और मुल्क में कितने लोगों की ज़रूरत है उसको कंट्रोल किया जाता है। आप तकरीबन 18 साल से यूके में मुकीम हैं और पिछले 15 साल से आप यूके में प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। मैं कुछ आपको डाटा बताता हूँ, आप देखिएगा और मुझे ये बताइएगा जो पाकिस्तान से मुल्क छोड़ के जा रहे हैं इनमें से यूके कितने लोग जा रहे हैं? यूके एक समझा जाता है कि स्टडी हब समझा जाता है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो यूके जाके स्टडी करें। अब ये देखिए कि मुल्क की जो क्रीम है उनमें से कितने लोग बाहर गए हैं। 800 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं जो कि मुल्क छोड़ चुके हैं, पिछले साल की बात कर रहा हूँ। 1500 से ज्यादा इंजीनियर्स हैं, 500 से ज्यादा नर्सेज हैं, 3000 से ज्यादा टेक्नीशियंस हैं जिनमें ये वेल्डर हो गए, ये टेक्नीशियंस, इलेक्ट्रिशियंस वगैरह, और दूसरे 1000 से ज्यादा वेल्डर्स हैं। मजदूर हैं जो बिल्डिंग्स बनाते हैं हमारी, वो 2000 से ज्यादा हैं। ड्राइवर्स हैं जो कि बेशतर सऊदी अरब गए हैं, यूके नहीं गए, लेकिन ड्राइवर्स हैं जो कि 38,000 से ज्यादा इनकी तादाद है जिन्होंने मुल्क छोड़ा। फिर अलमिया है कि 500 से ज्यादा हमारे टीचर्स मुल्क छोड़ के चले गए हैं। इलेक्ट्रिशियंस हैं। और यूके का जो डाटा है वो मेरे पास जो डाटा है वो 2000 से ज्यादा लोग पिछले साल यूके, इस साल पहले 3 महीने में 2000 से ज्यादा लोग यूके जा चुके हैं। तो ये बताइएगा कि जो लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, हमारी हुकूमत ऐसा क्या कर सकती है कि उनको रिटेन करे? ये मुल्क की अशराफिया है, क्रीम है जो मुल्क छोड़ के जा रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। पहली तो बात है कि यूके का जो डाटा है उसमें पिछले साल 10,500 पाकिस्तानियों ने असाइलम क्लेम किया। 10,500 पाकिस्तानियों ने। पाकिस्तान पहले नंबर पे है पूरी दुनिया में से जिसने यूके में जाके असाइलम क्लेम किया। पहले नंबर पे पाकिस्तान है। असाइलम क्लेम किया, जी, असाइलम वर्क क्लेम, वीजा नहीं या कोई चीज नहीं, असाइलम क्लेम किया। पहले वर्क वीजे पे आए, स्टूडेंट वीजे पे आए, विजिट वीजे पे आए, गर्ज के किसी भी वीजे पे आए, इलीगल एंट्री की और उन्होंने आके असाइलम क्लेम किया। आप यकीन करें कि लोग फ्रांस पहुंचते हैं किसी ना किसी तरह, वहाँ से छोटी बोट्स पे, कश्तियों पे जो उल्ट जाती हैं, उनके ऊपर बैठ के वो बरतानिया पहुंचते हैं और जाके असाइलम क्लेम करते हैं। तो ये लोगों की एक ख्वाहिश है कि वो लोग चाहते हैं कि बरतानिया पहुंचे, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स हैं, वहाँ पे आपको खाने को मिलता है, वहाँ पे आपको घर दिया जाता है, वहाँ पे आपको पैसे दिए जाते हैं, पहनने को कपड़े दिए जाते हैं, और आपको
प्रॉपरली जो है ना सपोर्ट किया जाता है, और बाद में अगर आपको असाइलम ग्रांट हो जाए फिर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बुला सकते हैं और अपने आपके जो एडल्ट डिपेंडेंट्स हैं उनको भी बुला सकते हैं। तो हर बंदे को जब इस तरह की फैसिलिटीज़ नज़र आ रही हैं तो लोग चाहते हैं कि उसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश करें। बाकी रह की बात, एक सबसे जो भयानक बात है वो ये भी है कि पाकिस्तानी सबसे बड़ी तादाद में जिन्होंने असाइलम क्लेम किया उन्होंने गेज का और लेस्बियन का असाइलम क्लेम किया। अच्छा, ये सबसे बड़ी मतलब सबसे ये बुरी बात है जो मैं समझता हूँ पाकिस्तानियों की, कि जो क्योंकि आसान है, वो सिर्फ बताने की ज़रूरत होती है और चंद तस्वीर और हाँ, कुछ हरकतें करने के बाद वो अपने आप को बताते हैं कि हमें पाकिस्तान में ख़तरा है, खतरा और है। इस बिना पे जो है उसको सालम पॉलिटिकली भी इतना लोगों ने नहीं किया, हालांकि पॉलिटिकली यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने पॉलिटिकल असाइलम करने के बजाय क्विक रूट अपनाया कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें साबित करने की जरूरत नहीं होगी और असाइलम हो जाएगा। हो उसके जाएगा। ऊपर अब ऑफ कोर्स बरतानवी गवर्नमेंट ने नई अब पॉलिसी गाइडेंस इशू की है, स्पेशली और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के ऊपर, हुँ। कि इस तरह के केसेस को कैसे डील करना है। ये जो व्हाइट पेपर एक इमिग्रेशन लॉ है, ये व्हाइट पेपर इमिग्रेशन लॉ क्या है? और इसका पाकिस्तानियों के ऊपर जो असाइलम अप्लाई कर रहे हैं या स्टडी वीज़ा कर रहे हैं या अभी जो पाकिस्तानी वीज़ा होल्डर्स हैं, इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उनका? देखें, ये जो वाइट पेपर है बेसिकली बरतानिया में इस वक्त लहर चल रही है कि इमिग्रेशन को कम से कम किया जाए, हुँ। जो बाहर से लोग आने वाले हैं उनको कम से कम किया जाए। तो उसको रोकने के लिए जो बरतानी गवर्नमेंट है उन्होंने वाइट पेपर इशू करने का फैसला किया। उन्होंने कहा हम ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जिसमें सिर्फ रिक्वायर्ड लोग होंगे उन्हीं को बुलाया जाए, हाँ। और कट डाउन किया जाए स्टूडेंट्स के ऊपर, स्पेशली पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के स्टूडेंट्स के ऊपर। पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया यानी कि इंडिया, साउथ श्रीलंका, एशिया। यस, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है इनकी, इनको जेन्युइन स्टूडेंट्स को बुलाया जाए, क्योंकि होता क्या है कि लोग आते हैं पहले सेमेस्टर की फीस पे करते हैं, हर चीज़ जेन्युइन होती है, लेकिन बाद में वो अगले सेमेस्टर की ना फीस पे करते हैं ना यूनिवर्सिटी जाते हैं और असाइलम क्लेम कर लेते हैं, असाइलम देंगे। या किसी और मुल्क भाग जाते हैं, या मतलब इलीगल हो जाते हैं तो गायब हो जाते हैं। हुँ। तो इसलिए यूनिवर्सिटीज़ भी बड़ी परेशान है, क्योंकि वो फंड एलोकेट करते हैं, टीचर्स एलोकेट करते हैं, लेकिन स्टूडेंट नहीं अवेलेबल होते, हुँ। स्टूडेंट छोड़ के चले जाते हैं। ठीक। तो इसको काउंटर करने के लिए अब वो इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, और स्पेशली ख़ास किस्म का जो है ना वो डाटा इस्तेमाल करते हुए सिर्फ उन स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे जो उनको लगेगा कि वाकई लिजिटिमेट स्टूडेंट है। और फिर भी ऑफ कोर्स इसकी कोई गारंटी नहीं होगी कि उसमें से कितने स्टडी पे जाएंगे और कितने नहीं जाएंगे, लेकिन बहरहाल वो अब ओवरऑल चेक करेंगे उनके क्या मेजर्स होंगे, ये अभी तक बरतानवी होम सेक्रेटरी ने बताया नहीं है, ठीक है। लेकिन होपफुली उस पर क्रैकडाउन करेंगे, इसको सख्त करेंगे। बाकी वर्क परमिट उन्होंने पहले ही बहुत सख्ती कर दिया इस वक्त। और पह- वर्क परमिट पे मैं आना चाह रहा था। जी, वर्क परमिट से पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग अप्लाई करते हैं उनमें से बेशतर तो उनको जो है वो वीज़ा नहीं मिलता। बहुत सारे लोग नहीं जा पाते। तो कितनी तादाद है जो अब तक यूके सेटल हो चुकी हुई है? देखिए जी, जो लास्ट ईयर का डाटा है जो होम ऑफिस ने बताया, 2 मिलियन लोगों को इस साल और अगले साल के दरमियान नेशनैलिटी मिलनी है। 2 बिलियन 2 मिलियन 2 मिलियन 20 लाख लोगों को। ठीक। तो ये इसलिए वो बहुत परेशान, इसी वजह से वाइट पेपर इशू किया है। हुँ। पाकिस्तानी एक महदूद अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2 मिलियन के करीब है वहाँ पे, 20 लाख, 18 से 20 लाख पाकिस्तानी वहाँ पे है। ठीक। आप देखिए कि 10-10 हज़ार, जब 10.5 हज़ार लोग असाइलम क्लेम करेंगे हुँ। तो कितनी बड़ी तादाद में जेन्युइन लोग वीज़ा लेके पहुंचे होंगे। हुँ। तो ये आप देखिए कि 80 हज़ार से लाख के करीब खाली पाकिस्तानी जो वीज़ा लेते हैं, और इंडियन भी इतनी तादाद में है। तो इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है इस वक्त बरतानवी गवर्नमेंट के लिए। सरकारी अफसरान जो हैं, गो के इस बजट के अंदर उनकी सैलरीज़ में इंक्रीज़ कर दी गई है और हुकूमत ये कह रही है कि उन्होंने महँगाई कम की है। पाकिस्तान के अंदर महँगाई कम हुई है। बुक्स में डाटा ये है कि 5% महँगाई कम हुई है और इसके बाद भी उन्होंने सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में इज़ाफ़ा कर दिया। इसका मतलब है कि जो डाटा दिखाया जा रहा है, हाथी के दाँत हैं, वो खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। सरकारी अफ़सरान जो पाकिस्तान के गवर्नमेंट ऑफ़िशियल्स हैं, वो भी बाहर के मुल्कों में यूके ख़ास तौर पे अप्लाई कर रहे हैं। तो उनको कोई अकोमोडेशन मिलती है? उनको कोई अकोमोडेट किया जाता है यूके गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, गवर्नमेंट कुछ अकोमोडेट नहीं करती। जो इमिग्रेशन लॉज है उसके मुताबिक अगर आप पूरा उतरते हैं तो आप ज़रूर सेटल हो सकते हैं। और गालिबन कुछ अरसे की बात है कि कौमी असम्बली में जब क्वेश्चन किया गया था, 21,000 जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके पास ऑलरेडी नेशनलिटीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, मुख्तलिफ ममालिक की। तो ये तो बेसिकली वेट कर रहे होते हैं अपनी रिटायरमेंट का। सही। इन्होंने काम तो कोई करना नहीं था। फॉरेन मिशंस की कारकर्दगी देख लें, मैं नहीं कहता हमारे हमसाया ममालिक इंडिया की तरफ देखें, बांग्लादेश की तरफ देख लें, किसी और मुल्क की तरफ देख लें, उनकी जो सफारतकारी है वो बहुत आगे चली है। इसी वजह से उन मुल्कों में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो यहाँ पर ट्रेड मिनिस्टर्स बनते हैं या जो ट्रेड के लोग जाते हैं फॉरेन ऑफिस में, ट्रेड अथाशीज़ होते हैं, उनकी कारकर्दगी जो है वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। हर सारे बंदे एक बराबर नहीं है, लेकिन मोस्टली अगर आप देखें ओवरऑल डाटा चेक करें तो जिन जिन ममालिक में ये तैनात हैं वो
उधर से कितना को बिजनेस हमें आ रहा है। देखें जो एजेंट पाकिस्तान में एजेंट माफिया ने इस वक्त तबाही मचाई हुई है। हर जगह आप देखें तो एजेंट पैसे लेके भाग गया, एजेंट ने फ्रॉड कर लिया, एजेंट ने किसी की बीवी किसी के साथ भेज दी, किसी का बंदा किसी का भेज दिया। मतलब ये बहुत कॉमन है। स्टूडेंट वीज़ा लग गया तो अगर रिसर्च का वीज़ा लग गया, पहले स्टूडेंट वीज़े के ऊपर इन्होंने बहुत सारे बच्चों को एक दूसरे के साथ शादी करा के बाहर भेजा है, सिर्फ इस वजह से कि एक बंदा आइल्स नहीं कर सकता था, एक बंदा आइल्स कर सकता था, एक बंदा फीस नहीं दे सकता था, एक बंदा फीस दे सकता था। तो उन्होंने दोनों हाथों से लूटा है। अपने चंद पैसों के लिए इन्होंने मुल्क का नाम भी खराब किया है, ओवरऑल लोगों की जिंदगियां भी बर्बाद की हैं। क्योंकि जब एक दोनों मियाँ बीवी ही नहीं है और चले गए और वहाँ पे जाके उनकी लड़ाई होनी है और तो कुछ होना नहीं है, तो वो ज़्यादा अरसा चल नहीं सकता। तो यही हुआ है, वहाँ पे जाके फटे हुए हैं, लोगों ने डाइवोर्सेज अप्लाई किए हैं, लोगों ने बताया कि जी मेरे साथ फ्रॉड हो गया, फीस पे नहीं की, बंदे ने ये किया। मतलब ये मसाइल हैं और इनको डील करना गवर्नमेंट का काम है। जो यहाँ पे जो गवर्नमेंट बैठी है उनको उनको होश के नाखुन लेने चाहिए। उनको खुद से अगर इतना ही आपको नज़र आ रहा है कि मुल्क में ये सिचुएशन है, तो क्यों ना उसको एक आप रेगुलाइज कर दें, आप एक प्रॉपर कोई सिस्टम निकाल दें, कोई प्रॉपर एक डिपार्टमेंट बना दें जो इन लोगों को फैसिलिटेट करे। आप देखें दुनिया भर में आप अपनी एम्बेसी से पूछें कि दुनिया भर में अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, और उस हिसाब से अपनी लेबर को ट्रेन करें, उस हिसाब से अपने डॉक्टर्स को ट्रेन करें, आप उस हिसाब से देखें। अगर समझ लिया आपने कि मुल्क से आपने इनको निकालना ही है, इन्होंने छोड़ के जाना ही जाना है, तो क्यों ना अच्छे तरीके से जाए और ज़र मुबादला भी आपके मुल्क में आए, को आप एग्रीमेंट साइन करें कि जी जितने पैसे हैं ये थ्रू लीगल चैनल भेजेंगे। अभी जो लोग जा रहे हैं, इनको जो गवर्नमेंट है उसको लग रहा है कि शायद ये पैसे भेजते रहेंगे और चलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा। जो लोग जा रहे हैं, वो जो जा रहे हैं कुछ अरसे के बाद बिल्कुल नहीं भेजेंगे। वो अपनी जायदादें बेच के जा रहे हैं, वो अपना सिस्टम सारा खत्म करके जा रहे हैं। तो जब बंदा जाके बाद हो जाता है किसी दूसरे मुल्क में, हमारी तरह के बेवकूफ चंद लोग होते हैं जो वापस अपने मुल्क में आना चाहते हैं। वतन है आप लोग, तो मतलब वो चंद होते हैं जो वापस आना चाहते हैं। मोस्टली जो लोग हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स बाहर ही रखते हैं। फिर वो अब दुबई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो कतर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गर्ज के कहीं पे भी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में उतनी आप अगर अपनी प्रॉपर्टी मार्केट को उठा के देख लें तो ओवरसीज इससे पहले आपकी सारी प्रॉपर्टी खरीदता था। आप किसी भी बड़ी से बड़ी आप डीएचए देख लें, आप बैरियर टाउन देख लें, आप कुछ भी देख लें, आप कोई भी बड़े बड़े जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स थे, इस वक्त वो 1% पे ऊपर आए हैं कि जी 1% पे कर दें और अपना जो है ना विला ले लें, घर ले लें, 100 किस्तें पे करें और आप ले लें। भाई क्यों? इसकी वजह यही है सीधी सीधी कि यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं बिक रही। प्रॉपर्टी मार्केट का बुरा हाल है, ओवरसीज प्रॉपर्टी बाय नहीं कर रहे। उसकी कुछ वजूहत ऑब्वियसली पॉलिटिकल भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनकी सेफ्टी के मसाइल है। और आप प्लॉट ले लेते हैं, प्लॉट लेने जाते हैं, आपको 10 साल प्लॉट ही नहीं मिलता। फिर बाद में पता चलता है आपकी फाइल तो कहीं और शिफ्ट हो गई थी, फिर पता चलता है उसके ऊपर किसी और ने कब्जा करके घर बना लिया हुआ है। तो आप क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे? आपको जब प्रोटेक्शन ही नहीं है और प्लस आपकी इज्जत भी नहीं है उस तरीके से, तो लोग इसको डिस्करेज करते हैं। अच्छा, ये जो वाइट पेपर लॉ आ रहा है इमिग्रेशन का, अगर ये पास हो जाता है तो इसके इम्पैक्ट क्या होंगे? और ये जो लॉ है ये करंट वीज़ा होल्डर्स पे भी अप्लाई होगा या न्यू वीज़ा जो अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके ऊपर अप्लाई होगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए जो वाइट पेपर है वो उन्होंने हर शोबे को उसमें कंसिडर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे वो देख रहे हैं कि जो वर्क परमिट है वो किन लोगों को दिया जाएगा। मिसाल वो केयर वर्कर उन्होंने ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा जी बाहर से केयर वर्कर नहीं आएगा। इस वाइट पेपर का एक बड़ा अहम जुज़ जो था पूरी दुनिया से केयर वर्कर्स को बुलाते थे। केयर वर्कर्स बेसिकली वो वर्कर्स होते हैं जो कि ओल्ड होम्स में होते हैं, जिन लोगों को केयर की ज़रूरत है, जो बीमार हैं, जिनको लुक आफ्टर करने की ज़रूरत होती है, तो वो बरतानी गवर्नमेंट पे करती है उनको, या एजेंसीज़ को, एजेंसीज़ जो है उन लोगों की खिदमत लेती हैं और वो केयर वर्कर्स के तौर पर काम करते हैं उनके घरों में जाके, उनके सेंटर्स में, और जिस तरह की जिसको नीड हो उस तरह की नीड वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने फैसला किया, हालांकि उनको ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने कहा कि मिसयूज़ बहुत हुआ है इस वीज़े का, तो उन्होंने कहा कि जो विद इन कंट्री अब लोग केयर होम में जाएंगे उन्हीं को हम रेगुलराइज करेंगे, उन्हीं को वीज़ा देंगे, लेकिन आउट ऑफ कंट्री अब नहीं लाएंगे। एक ये बात होगी। दूसरी बात उन्होंने कहा जी जो वर्क परमिट था, जो आप ग्रेजुएशन कर लेते थे बरतानिया में तो आपको 2 साल का मिलता था, अब उसको 18 माह पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी 6 माह उसके काम करने जा रहे हैं ताकि लोग उतनी जल्दी मुल्क छोड़ें। अदरवाइज वो लोग 2 साल जो रह जाता है फिर वो आगे कुछ ना कुछ और चीज़ें तलाश करता है, ये लीगल हो जाता है, ये असाइलम क्लेम कर लेता है। बहुत सारे लोगों ने किया भी, तो वो कहते हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों को यहाँ से निकालें तो या रेगुलाइज करें ताकि मुल्क में जो है ना इकोनॉमी की स्टेबिलिटी भी रहे और उतनी जल्दी एप्लीकेशन भी आए। और नई एप्लीकेशन करने से ऑफ कोर्स बरतानिया की जितनी भी एप्लीकेशन आप देखें बहुत भारी रकूम ली जाती है मास वाइज विजिट वीज़ा के। आप कोई भी एप्लीकेशन देखें तो उसमें आपको हज़ारों पाउंड नजर आता है, यानी पाकिस्तान 10 लाख रुपए से मिनिमम को एप्लीकेशन गालबन नहीं होती जो इस वक्त की सिचुएशन है, तो उसको वो करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कैटेगरीज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गर्ज के हर वो जगह जिधर से उनको लगता है कि माइग्रेशन कंट्रोल की जा सकती है, क्योंकि हर मुल्क, जैसे आप इस इदारे में बैठे हैं तो इधर भी कोशिश होगी कि क्वालिटी के मुलाजिम रखे जाएं,
फालतू 200-400 मुलाजिम भर्ती करने का कोई फ़ायदा नहीं। सेम इसी तरह से वो भी सोच रहे हैं कि आप क्वालिटी के लोग लेके आएँ जिनकी एक्चुअल ज़रूरत है बरतानिया में, तभी जाके वो जो है ना मुल्क आगे तरक्की कर सकता है, इकॉनमी बेहतर अच्छा, हो जब सकती इतनी बड़ी तादाद में लोग किसी मुल्क के अंदर जाते हैं, खैर पाकिस्तान से तो खाली नहीं है, इंडिया से भी हैं, बांग्लादेश से भी हैं और दूसरे ममालिक से भी हैं, तो सिक्योरिटी के मसाइल नहीं आ जाते? आप तो ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं, वहाँ पे आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, तो इस तरह के केसेस आप देखने को मिलते हैं कि स्टूडेंट्स कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो कि यूके गवर्नमेंट के लिए सरदर्द बन रहे हैं, तो उन उन एक्टिविटीज़ में कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ शामिल हैं? देखिए, ऑफ कोर्स जब जब भी आप इतनी बड़ी तादाद में दुनिया से लोगों को लेके आएँगे तो उनको कंट्रोल करना एक चैलेंज होगा, और चैलेंज है, लेकिन बरतानवी पुलिस बड़ी एक्टिव है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये छोटे-मोटे चैलेंजेस आते रहते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ से जो लोग जाते हैं वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ कुछ में मुब्तला हो जाते हैं, जैसे जुआ खेलना बड़ी तादाद में आसानी से अवेलेबल होता कैसीनो? है। कैसीनो, शराब नोशी की वजह से मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के जो हरकतें हैं वो करते हैं, जिसकी बस किसी को छेड़ दिया, किसी को स्टॉकिंग की, किसी को हरासमेंट की, तो ये चीज़ें फिर ऑफ कोर्स प्रॉब्लम तो बनती हैं, लेकिन फिर उसके साथ जो है कानून अपने सही तरीके से निपटता भी है, हुँ। और उनको सज़ा भी होती है, फिर डिपोर्ट भी किया जाता है, फर्दर वीज़ाज़ भी नहीं दिए जाते। सो इसलिए लोग बड़ी एहतियात से रहते हैं, लेकिन चांद एक जो गलतियाँ करते हैं वो भुगतते भी हैं। भुगते भी। बहैसियत एक लॉयर, आप जो अभी आपने बात की स्टूडेंट्स के साथ जो फ्रॉड होता है, स्टूडेंट्स के साथ जो एजेंट फ्रॉड करते हैं, उनको आप कैसे एड्रेस करते हैं उन केसेस को, ताकि जो स्टूडेंट्स अभी हमें सुन रहे हैं, जो यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, उनके साथ कोई ऐसा फ्रॉड ना हो? उनको आप कैसे एड्रेस करना चाहते सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए कि जो जो स्टूडेंट है ना उसको खुद रिसर्च करनी चाहिए। स्टूडेंट किस बात का है कि उसने रिसर्च भी नहीं करनी। हैं? नहीं, वो बहुत ज़्यादा मटेरियल है। गूगल के ऊपर जब आप लिखते हैं तो बेशतर स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि असली लिंक कौन सा है, असली इंफॉर्मेशन क्या है, तो उसको थोड़ा सा चेक देखिए, करने। सबसे जो बरतानिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 के करीब गालिबन अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, हाँ, ठीक है? मैनचेस्टर में है, बस लिवरपूल, हर जगह डाल के ब्रेडफोर्ड इतनी में। की यूनिवर्सिटीज़ होंगी। आप यूनिवर्सिटीज़ में जो कोर्सेज़ हैं, वो हर कोर्सेज़ को देखें, उनको ईमेल भी कर सकते हैं, आप उनको कॉल भी कर सकते हैं, उनसे ब्रोशर भी मंगवा सकते हैं, वो आपको पोस्ट भी कर देते हैं, पीडीएफ भी कर देते हैं। एक तो खुद आप देखेंगे कौन-सा कोर्स, कौन-सी फ़ीस, आप हर यूनिवर्सिटी ने अपनी फ़ीसें भी दी हुई हैं कोर्स के साथ, सो इसमें कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। फिर आपने जो अगर एजेंट लेना है ना, तो एजेंट आप वो लें जो यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट पैनल पे है। हुँ। आप यूनिवर्सिटी को ईमेल करेंगे, ये आपका एजेंट है, मैं इसे करवा लूँ अपना, यूनिवर्सिटी आपको रिस्पॉन्स करेगी। आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि एजेंट आपके पास हो क्या रहा है यहाँ पे। जो असली एजेंट है वो कम मसाइल पैदा करता है, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म काम करना है। जो सब एजेंट बने हुए हैं गली मोहल्ले में, जिन्होंने दफ्तर खोले हैं, सबसे पहले तो जी गवर्नमेंट का काम है कि वो देखिए जो एजेंट हजरात जो एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो जेनुअनली किसी यूनिवर्सिटी के एजेंट है, यूनिवर्सिटी के एजेंट। कोई इन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं, क्या वो लॉयर हैं। हुँ। अगर उनके पास कोई डिग्री नहीं है, लॉयर नहीं है, यूनिवर्सिटी के कोर्सेज नहीं किए हुए, तो क्यों आप उनको खोले दे रहे हैं दफ्तर? उसके कोई रेगुलराइज करें उसको, इस मुल्क में रहते हुए उसको चेक एंड बैलेंस लेके आए। हर बंदा दफ्तर खोल के बैठा हुआ है, हुँ। हर बंदा वीज़ा एप्लीकेशन नहीं कर रहा है, उसमें गलतियाँ कर रहे हैं। सो इसलिए उसको रोकने की ज़रूरत पहली तो गवर्नमेंट की तरफ से है। दूसरी ज़रूरत ये है कि जो स्टूडेंट जो भी हैं वो एटलीस्ट एजेंट के बारे में रिसर्च कर लें। हाँ, कि वो आया सच्चा है कि फ्रॉडिया बैठा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही, तो उसकी रिसर्च कर लें, और उसके बाद अगर उनको लगे कि फिर भी उनकी तसल्ली नहीं होती, तो यूनिवर्सिटी डायरेक्ट बात करें। फिर भी उनको लगे कि हाँ नहीं, तो फिर आप जो बरतानिया में एजुकेशन कंसल्टेंट बैठे हुए हैं उनके भी आपको मिल जाते हैं, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। हुँ। इसमें पैसे जो है, वैसे तो दाखिला कराना बहुत आसान है, आप खुद डायरेक्टली यूनिवर्सिटी दाखिला करें, यूनिवर्सिटी दाखिला कर दें। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वहाँ पे लॉयर्स भी मौजूद है। आप किसी भी लॉयर को कंसल्टेशन फीस 50-60 पाउंड होगी, 70 पाउंड होगी, हुँ। ऑनलाइन पे करके उससे प्रॉपर एडवाइस भी ले सकते हैं। ठीक। कुछ यहाँ पे लोग आते भी हैं, मुख्तलिफ सेमिनार यूनिवर्सिटीज़ खुद आती हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ होटल में सेमिनार्स करती हैं। आप सही। डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से बात करें, इतनी कौन सा अज़ाब है कि आपने किसी एक बंदे की तरफ जाना है दे और हर चीज़ उसकी फॉलो करनी है। अच्छा, वाक़ई ये बात सच है कि 70 लाख रुपया होगा तो मुझे स्टडी वीज़ा मिलेगा, या 1 करोड़ मेरे पास होगा तो मुझे यूके का स्टडी वीज़ा मिलेगा? ये सच है बात ये? ये बात सच है। उसकी वजह ये है कि यूनिवर्सिटी की फ़ीसें जो हैं वो तकरीबन 14,000 से लेकर 18,000 के रेंज में आती हैं। हुँ। उसमें से यूनिवर्सिटी कहती है, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि आप एटलीस्ट हाफ़ पे करें। अगर हाफ़ नहीं पे कर सकते तो कम से कम 5,000 पाउंड पे करें। 5,000 पाउंड इस वक़्त के दौर में तकरीबन वो
19 लाख के करीब बन रहा होगा इस वक्त। लेकिन जब आप पाउंड लेने जाते हैं मार्केट से, तो आपको एक नया हिसाब आता है। पाकिस्तान में पाउंड लेना भी एक मुश्किल काम है, तो फिर आपको 20 लाख के करीब ट्रांसफ़र चार्जेस और ये वो डाल डुल के तकरीबन 20 लाख के करीब पड़ जाता है। फिर वो यूनिवर्सिटी जो होम ऑफिस का लॉ है वो ये कहता है कि आपके पास पूरे साल की फ़ीस प्लस आपके पास मेंटेनेंस के फंड्स 9 मंथ्स तक के होने चाहिए। अब 9 मंथ्स आपके फंड्स जो है तकरीबन 1200 पाउंड के हिसाब से अगर आप देखें तो वो बहुत अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। तो ऑल टुगेदर अगर आप देखें तो तकरीबन आपको ये 25,000 पाउंड के करीब, रफली मैं कह रहा हूँ क्योंकि फिगर्स प्रॉपरली नहीं है मेरे सामने, तो तकरीबन 25,000 के करीब आपको जो है वो पैसे चाहिए होता है। तो ये तकरीबन 80-90 लाख रुपए ही बनता है। सही। अच्छा, ये जो लॉ था, इमिग्रेशन के हवाले से हम अभी बात कर रहे हैं, इसमें जो एक बहुत बड़ी तादाद थी जो कि हमारे हेल्थ वर्कर्स की थी, वो उनको वीज़ा मिल जाता था, गालिबन कम पैसों में वीज़ा मिलता था उनको, या फ्री कह लें कि वीज़ा तो होता ही फ्री है, लेकिन वो लोग चार्ज कर रहे थे। लोग चार्ज कर रहे थे, और एक लोगों में था कि हेल्थ वर्कर को यूके वीज़ा दे देता है। तो इस लॉ के अंदर वो भी इस निर्गे में आ जाएंगे। जी, हेल्थ वर्कर को वीज़ा जो है आउट ऑफ कंट्री नहीं मिलेगा। आउट ऑफ कंट्री हेल्थ वर्कर को वीज़ा जो लोग ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं, जैसे स्टूडेंट अपनी स्टडी कंप्लीट करता है तो स्विच कर सकता है हेल्थ वर्कर में। अगर कोई पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पे वो स्विच कर सकता है। कोई ऑलरेडी किसी वर्क वीज़ा पे है और स्विच करना चाह रहा है तो वो कर सकता है, लेकिन किसी नए बंदे को वीज़ा नहीं देंगे वो। सही। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा मुझे ये शुबा था कि जी एमी बकवास करते हैं, मिसाल के तौर पे एजेंट्स जो हैं वो कि पैसे इतने ज़्यादा पैसे तो हर किसी के पास नहीं होते। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं से मुराद मेरे देखने वाले स्टूडेंट हैं, पैसे नहीं हैं, किस तरह से यूके का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकता है? कौन सी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जो वो अप्लाई कर सकता है? और उसके बाद अगर उसने यूके में सेटल होना है तो उसके क्या-क्या बहैसियत एक लॉयर आप बता दें कि उसके क्या-क्या तरीक़ेकार हैं? देखें, सबसे पहले तो अगर आपने स्कॉलरशिप देख रहे हैं तो यूके इतने ज़्यादा स्कॉलरशिप ऑफर नहीं करता। उससे ज़्यादा अमेरिका ऑफ़र करता है, उससे ज़्यादा जर्मनी जो है वो ऑफ़र करता है। तो अगर आपने स्कॉलरशिप की स्टडी है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप फिर जो है ना उसकी तरफ मत देखें, यूके की तरफ ना देखें, क्योंकि यूके की जो यूनिवर्सिटी हैं वो आपको शायद गालिबन चंद हज़ार पाउंड तो दे सकती हैं स्कॉलरशिप, लेकिन कंप्लीट स्कॉलरशिप वेरी रेयर स्टूडेंट्स को वो देंगी। आपके पास एचईसी के स्कॉलरशिप्स हैं आपके अपने, आप वो लेके जा सकते हैं। एचईसी की अच्छा, इसमें एचईसी की कौन-कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं जो हमें यूके से मिल रही हैं? यूके से नहीं मिल रही, एचईसी खुद देता है। खुद देता है और बहुत ज़्यादा, मैं गालिबन 250-300 स्कॉलरशिप फुल्ली फंडेड है वो? फुल्ली फंडेड है। फुल्ली फंडेड स्कूल। अच्छा, इसमें जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, बाज़ स्टूडेंट्स होते हैं विद गोल्डन स्पून। अच्छा, वो तो अपने पेरेंट्स का पैसा वगैरह लगा के वो तो चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, यूके चले जाते हैं। बाज़ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही ग्रास रूट लेवल से वो अपनी फ़ीसों का खर्चा खुद उठा रहे होते हैं। उन्होंने वहाँ जाके भी फ़ीस का खर्चा खुद ही उठाना है, पीछे से पैसे नहीं मंगवाने उन्होंने वो काम करना है। तो उनके लिए कोई फैसिलिटेशन है कि वो साथ-साथ पढ़ भी लें और साथ-साथ काम भी कर देखिए, लें? उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैं अब स्टूडेंट वीज़े पे गया और मेरे पास टोटल 1800 पाउंड थे जब मैं गया था। 3000 पाउंड मैंने फ़ीस जमा करवाई थी और मैं चला गया था यहाँ से, और उसी 1800 पाउंड से जो है वो मैंने डोमिनोज़ पे पिज़्ज़ा डिलीवरी शुरू की। उसके बाद नहीं, पकड़ती नहीं है पुलिस? नहीं, आप जेन्युइनली 20 घंटे काम कर रहे हैं, अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। सिर्फ 20 घंटे में कमा सकता बंदा अपनी फीस का क्यों खर्चा? नहीं कमा सकता जी? 20 घंटे में आपको अभी जो मौजूदा रेट है वो गालिबन 12 पाउंड पर आवर है। तो आपको 20 घंटे के आप कैलकुलेट कर लें कितने पैसे बनते हैं। तो और ये हफ्ते में और कितने टर्म दिन? टाइम, हाँ, टर्म टाइम में फुल में नहीं कर सकते काम, लेकिन जब छुट्टियां हैं आपको तो आप फुल टाइम भी काम कर सकते हैं। तो फिर मिक्स एंड मैच करके आपको अच्छे खासे पैसे हो जाते पीछे हैं। भी पैसे भेज सकते, पाकिस्तान में भी भेज सकते। इतने नहीं भेज सकता इतने जी, नहीं भेज स्टूडेंट के लिए तो फिर ज़ाहिर है वो तो गलत बात है ना। अब स्टूडेंट कहे कि मैं पीछे भी पैसे भेजूँ, उधर भी अपनी फीस पूरी करूँ, तो ऐसे नहीं हो सकता। सही, ठीक है। तो जो जेन्युइन बात है ये कि वो एक साल तकलीफ का है, ये भी मजे की बात है, 1 साल तकलीफ का है। उसके बाद अभी तक तो 2 साल आपके पास अवेलेबल हैं कि आप 2 साल टका के काम करें और जितने आपने पैसे लगाए हैं उससे डबल पैसे आप अर्न करके वापस आ सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, स्टूडेंट के बारे में हमने बात की, अब थोड़े से वर्क वीज़े पे आ जाते हैं कि जो लोग वर्क वीज़े पे यूके जाना चाहते हैं और सेटल होना चाहते हैं वहाँ पे, उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं? यूके गवर्नमेंट उनको क्या किस तरह से सपोर्ट कर रही है? असाइलम की तो आपने बात कर दी कि असाइलम लेने का एक बहुत अच्छा तरीक़ेकार पाकिस्तानियों ने और दूसरे ममालिक ने ढूँढ लिया है, वो एलजीबीटीक्यू वाला हिसाब, ठीक है? वर्क वीज़ा, जेन्युइनली वर्क वीज़ा कैसे अप्लाई हो सकता है? देखें, इस वक्त यूके
2-3 किस्म के वर्क परमिट इशू कर रहे हैं, मतलब 2-3 किस्म की कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी जो है वो ये है कि आप वर्क परमिट, जो नॉर्मल वर्क परमिट होता है, मुख्तलिफ लोगों को अप्लाई करते रहें और वो आपको मिल जाए। इसकी बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए? उसके लिए अगर आपका एम्प्लॉयर आपको लिख के दे दे कि वो आपके मेंटेनेंस बर्दाश्त हाँ। करेगा, तो आपको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। सही से, ठीक तो है। इसलिए पहला तो वो कैटेगरी है। जब दूसरी कैटेगरी है वो ये है इनोवेटर फाउंडर वीज़ा। हुँ, यानी आप इतने काबिल हैं कि आपके पास कोई ऐसा इनोवेशन प्लान है कि जो आप समझते हैं कि नया बिजनेस हो सकता है, या कोई सोसाइटी में नई इनोवेशन लेके आ सकता है। मिसाल के तौर पर उबर आप देख लें, उबर ईट्स आया था, उबर उबर आया, ईट्स आया था, ठीक है। बिल्कुल। आप करीम देख लें, इस किस्म की कोई इनोवेशन, ऐसी कोई नई चीज़ जो मार्केट में आई हो। आप जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसका कोई इक्विपमेंट ऐसा हो जिससे जो नई चीज़ बन जाए, जो मार्केट में ना हो, उससे पहले कोई ऐप ऐसी हो, हुँ, तो उसको वो जो इनोवेशन है, कोई आप क्लोथिंग में लेके आ जाएं, कोई एसेंशियल्स में लेके आ जाएं, कुछ भी इनोवेशन हो। सही। जैसे चाइना ने बेशुमार इनोवेटिव चीज़ें निकाली हैं, हुँ, तो इसी तरह की अगर कोई इनोवेटिव आइडिया है, तो मिसाल के तौर पर लोग फ्यूल बना रहे हैं, बायो फ्यूल बना रहे हैं, या कुछ और किस्म का काम कर रहे हैं, कोई भी ऐसा आइडिया हुँ। जो नया हो, अछूता हो, और उससे जो है ना इनोवेशन हो सकती हो, उसके ऊपर बरतानिया वीज़ा देता है। अच्छा, मैंने एक सवाल वैसे पूछना है आपसे, ये कि जैसे आपने ये जवाब तो आपने दे दिया है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी कुछ ऐसी पाकिस्तान के पास स्पेसिफिक कोई ऐसी स्किल है जो यूके में अभी नापैद है और यूके में इस तरह के लोग नहीं हैं? मिसाल के तौर पे वेल्डर लगा लें या ड्राइवर्स लगा लें, ट्रक ड्राइवर्स लगा लें। कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, यूके में बहुत बड़ी शॉर्टेज है ट्रक ड्राइवर्स की, ट्रक ड्राइवर्स की। लेकिन ट्रक ड्राइवर बेसिकली लो स्किल्ड वर्कर आते हैं, अच्छा, उनको हाईली स्किल्ड वर्कर हाइली उनको स्किल्ड रिक्वायर्ड है। नहीं है। वो कहते हैं जो ट्रक ड्राइवर हैं वो हमारे यहाँ पे जो लोग बच्चे पैदा हो रहे हैं वो क्यों ना बने, हुँ। क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है उनको बाहर से लाने की। क्यों? इस ऐसी क्या वजह है इसमें? देखिए, अपने लोग जो उनको बेरोजगार तो नहीं करना ना। हुँ, जो बरतानिया में बेरोजगारी की बहुत बड़ी शरह है, बरतानिया बहुत सारा फंड जो है बेरोजगारों को दे रहा है, अपने लोगों को दे रहा है जो वहाँ पे पैदा होते हैं, वो काम नहीं करते। वो चाहते हैं जो लोग काम नहीं करते, जिनको आदत पड़ गई है, हड हराम हो गया है, तो उनको कम से कम काम पे लाया जाए। सो इसलिए वो बाहर से जो आने वाली लेबर है इंतजार काम करना चाह रहे हैं, और जो अपने जो कॉरपोरेशन है उनको कह रहे हैं इन्वेस्ट करें पीपल, लोगों पे। हुँ, सो इन्वेस्टिंग इन द पीपल, ठीक। ठीक है। उसके बाद अभी हम बात करते कैटेगरी, एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जिसमें आप फिर कहेंगे कि कोई नई चीज़ बता गया। वो आपके जितने यहाँ पे फनकार हैं, जो गुलकार हैं, जो हाँ, आपके हिदायतकार हैं, जो वो जो जिनके पास कुछ स्किल है इस सेंस पे कि वो कोई अछूता काम करते हैं, फ़िल्म तो मेकर्स हैं। हाँ, कोई भी इस किस्म के जो पेंटर्स हैं, जिनको अवार्ड्स मिले हुए हैं, या जो अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट होते हैं। मिसाल के तौर पे कोई आर्ट फिल्म बनाता है, तो वो जो केन्स में अवार्ड होते हैं उस पे वो नॉमिनेट हो जाता है या उसको अवार्ड मिल जाता है। तो इस किस्म के लोगों के लिए बरतानिया ने ग्लोबल टैलेंट वीज़ा निकाला हुआ है। हुँ, उसके बाद अगर आपकी कंपनी है और आप कंपनी का एक सेटअप खोलना चाहते हैं बरतानिया में, तो उसके लिए भी ऑप्शन मौजूद है। यही अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं आपको सवाल यहाँ पे करूँगा। वह आप चूँकि लॉयर हैं और आपके पास इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा आते होंगे। एक बंदा पाकिस्तानी है और वो अपना स्टार्टअप यूके में शुरू करना चाहता है, तो उसको क्या-क्या लॉज़ फेस करने पड़ेंगे? क्या उसको करना पड़ेगा? स्टार्टअप शुरू करना चाहता है यूके में। देखिए, स्टार्टअप जो ऑब्वियसली ऑफ कोर्स वो अपनी ब्रांच ही भेजेगा ना यहाँ से, तो उसके लिए फंडिंग तो ब्रांच उसकी प्रोवाइड करेगी, जो हुँ, जिस बिजनेस को जो उसको भेज रहा है वहाँ पे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि लॉज वहाँ पे कोई सख्त नहीं है, कुछ भी नहीं है, बड़ा मज़ेदार काम है। अनलेस कि आप कोई ख़ास ऐसा कोई मतलब प्रोजेक्ट ना कर रहे हो जिसके लिए जो डिफेंस के हवाले से हो, या कोई ख़ास किस्म के हुँ, एरियाज़ में हो कि जिसपे आपको ज़रूरत है। आप अपने डॉक्टर सर्जरी नहीं खोल सकते, आप अपनी जाके लीगल प्रैक्टिस नहीं शुरू कर सकते अच्छा। बरतानिया, क्योंकि उसके लिए आपको मुख्तलिफ अदारे हैं, उनसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। हुँ। एज लॉन्ग एज यू गेट दी अप्रूवल, तो आपका बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस आप किसी किस्म का भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ से बैठ के कोई बंदा जॉब अप्लाई कर सकता है यूके में और वो यूके की जो कंपनी है वो उसे स्पॉन्सर मिसाल के तौर पे मैं ऐसे ही मिसाल देता हूँ एक सॉफ्ट स्किल है मैं एक चैनल है वो अपना कोई जर्नलिस्ट बाहर भेजना चाहता है या कैमरामैन बाहर भेजना चाहता है तो कैमरामैन अगर जाना चाहता है तो वो वहां से उसको कौन सा स्पॉन्सर लेटर मिलेगा किस तरह का होगा। देखिए, इसमें दो इस एक है टियर 2 कैटेगरी, एक है टियर 5 कैटेगरी। टियर 2 में लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप बंदे को लेके जाते हैं, और टियर 5 में आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे लेके जाते हैं। टियर 2 में लॉन्ग टर्म और टियर 5 में शॉर्ट टर्म शॉर्ट लेके टर्म, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपका क्रू जा रहा है, आप यहाँ से पॉडकास्ट की पूरी टीम लेके जाना हाँ चाहते हैं, यूके जा रही है। ठीक है। तो आपको वहाँ पे जो कंपनी है, स्पॉन्सर कंपनी है, वो आपको आप अगर लोगों को स्पॉन्सर करेगी 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए। पहले 1 साल के लिए, फिर उसको एक्सटेंड कर सकती है 2 साल के लिए।
मिसाल आपने सीरीज ऑफ पॉडकास्ट करने हैं बरतानिया में और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से अपनी टीम लेके जाऊँ, तो आप लेके जा सकते हैं। आप अपने कैमरामैन लेके जा सकते हैं, आप अपने राइटर लेके जा सकते हैं, अपना रिसर्चर लेके जा सकते हैं, आप खुद भी जा सकते हैं उस वीज़ा के ऊपर। जो मेरा स्पॉन्सर होगा वो सारे और सारे लीगल वीज़े मैटर्स वो देखेगा। वो आपके सारे वीज़े निकाल के देगा। ठीक उसके है। पास लाइसेंस होगा आपको वीज़े निकाल के देने का। मिसाल के तौर पे अगर कवाल जाता है यहाँ से, उसको 15 लोगों की टोली चाहिए, 10 लोगों की हाँ। टोली चाहिए ना, क्योंकि कवाल का अकेला तो कवाली नहीं कर सकता। तो उसके लिए ज़ाहिर है उसकी टीम है, उस पूरी टीम के 10 वीज़े वो मुफ्त अप्रूव कर देगा। और वो पूरे के पूरे अगर मैं 1 महीने के लिए जाना है तो 1 महीने के लिए हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 1 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए जाना है, तो फिर वो जो कंपनी है वो आपको उतने टाइम का वीज़ा देगी और मिनिमम वेज भी पे करेगी, जो बरतानिया का कानून है उसके मुताबिक जो आपका कॉन्ट्रैक्ट पे होगा लिखा होगा, तो उसके मुताबिक उनको आपको वेजेस स्लिपेज भी बना के देनी पड़ेगी और पे भी करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल है अवेलेबल। ठीक है। सैलरीज का क्या यूके के अंदर सैलरीज, इतनी सैलरीज हैं मिनिमम वेज कि जैसे पाकिस्तान के अंदर लोग बहुत अफसोस करते हैं कि लोग ये कहते हैं हमारी सैलरी उतनी नहीं है, या सैलरी है भी तो हमें टैक्स बहुत देना पड़ता है। यूके के अंदर सैलरीड क्लास के लिए यूके के अंदर क्या फैसिलिटीज है? देखिए टैक्स तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। अब अगर देखा जाए तो एक एम्प्लॉय को तकरीबन इस वक्त 25% टैक्स देना पड़ता है अपनी सैलरी का, लेकिन उससे देना पड़ता है 12,500 पाउंड से ऊपर अगर आप अर्न कर रहे हो सालाना तो सालाना फिर 12,500 से पाउंड। ठीक है। प्लस गवर्नमेंट भी पे बैक करती है। अगर आप मिनिमम वेज पे हैं, आपको पैसे नहीं पूरे हो रहे, आपके घर का किराया भी गवर्नमेंट आपको शेयर करेगी, आपके खाने पीने के लिए, आपके बच्चों के लिए बेनिफिट भी गवर्नमेंट देगी। और उसके साथ एजुकेशन बिल्कुल फ्री है सरकारी स्कूलों में, और उसके साथ साथ आपका जो मेडिकल है वो भी बिल्कुल फ्री है। तो इसलिए कोई ऐसा परेशानी है। अगर यूनिवर्सिटी बच्चे जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको लोन दिया जाता है। आप जो है लोन लेके जब आप कमाना शुरू करें तो वापस कर सकते हैं। तो इसलिए वो भी मसला नहीं है। और मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया और चाइना दोनों अपने स्टूडेंट्स को लोन देते हैं, लोन देता है और उनके साथ एग्रीमेंट साइन करते हैं कि जब वो कल को अपना स्टडी कंप्लीट करेंगे तो अपना लोन रिटर्न करेंगे। उसके लिए गारंटी ऑफ कोर्स वो लेते हैं उनके पेरेंट्स की, लेकिन यह है कि लोन गवर्नमेंट्स प्रोवाइड कर रही हैं। तो पाकिस्तान में भी ऐसे लोन गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करने चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको जो है वो फैसिलिटेट किया जा सके, या ऐसा फंड कायम कर देना चाहिए गवर्नमेंट्स को कि हर साल वो कम से कम 2-4 हज़ार स्टूडेंट जो हों उनको यहाँ से भिजवाएं, ताकि वो पाकिस्तान के लिए और इस किस्म के शोबाजात में भिजवाएं कि जो लोग वापस आएँ उनको शोर शॉर्ट जॉब्स दें और वो स्टडी करके आए और अपने मुल्क को बेहतर करें। मिसाल के हमें स्पेस में इस वक्त बड़ी सख्त ज़रूरत है कि स्पेस साइंटिस्ट हमारे पास नहीं है, ठीक है, वो हमारे पास नहीं है। उसके बाद अब फिल्मों का जो आपका हाल है, अगर फिल्मों की न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं है हमारे पास, ये सबसे बड़ी चले वो तो एक बड़ा स्पेसिफिक है ना, लेकिन ओवरऑल आप देखें उसमें तो फिर पाकिस्तान को मिसाइल भी होंगे, न्यूक्लियर साइंस पढ़वाने के बाद फिर वापस आने के लिए भी एक मसले मिसाइल होंगे। तो वो तो एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन इंजीनियर्स हैं। उसके बाद देखें कंप्यूटर IT में दुनिया आगे से आगे जा रही है, AI के ऊपर आजकल बड़े बड़े कोर्सेज हो रहे हैं। तो इस किस्म के जो कोर्स हैं पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है। देखिए पोलिटिकल सिनेरियो जो भी हो मुल्क का, लेकिन जब तक जो पूरे यहाँ पे तबका वो बाशऊर नहीं होता और प्रॉपरली वो इक्विपमेंट नहीं होता, तो मैं नहीं समझता कि मुल्क आगे बढ़ सकता है। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि जो भी आयन कानून है इस मुल्क का, उस पर सबको अमल करना चाहिए, और मुझे भी उसी तरह अमल करना चाहिए और आपको भी इसी तरह अमल करना चाहिए, तभी ये जो है मुल्क आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज फिर जो हाल दूसरी कौमों का हमारा भी शायद वही हो। अच्छा रिजवान साहब, थोड़ा सा हार्ड कोर की तरफ आते हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान के अंदर वायलेंस अगेंस्ट वेमेन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। बतौर एक सीनियर लॉयर आपने यूके के अंदर प्रैक्टिस करते हुए इस तरह के केसेस देखे होंगे वायलेंस अगेंस्ट वेमेन। यूके के अंदर क्या पॉलिसी है? अगर मिसाल के तौर पे सना यूसुफ जैसा केस यूके के अंदर होता तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ने थे उस शख्स को, और अगर इस तरह के केसेस आपके पास आते हैं यूके के अंदर? मेरे पास तो नहीं डायरेक्टली आते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जो क्रिमिनल लॉयर है उसको देखते हैं। बिल्कुल यूके में भी केसेस होते रहते हैं। वहाँ पे एक बेबी पी था, छोटा सा बच्चा था जिसको उसके पेरेंट मारते थे, जब वो रोता था उसको मारते थे, वो नशा भी करते थे पेरेंट्स उसके, तो उसकी बेशुमार जगह से हड्डियाँ टूटी हुई थी और वो बच्चे का केस बहुत हाईलाइट हुआ। इस तरह के बहुत से सिख
पीपल जो हर मुआशरे में है, हर मुआशरे में। जो ज़हनी कैफियत हैं इस किस्म की लोगों की बनी है। दूसरा देखें, हमने आज़ादी को ना मादर पिदर आज़ादी समझ लेते हैं। अब ये जो टिकटॉक पे जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, पूरी दुनिया में इस तरह से कहीं पे भी नहीं हो रहा। हमने जिस टिकटॉक तरह को से, एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के तौर पे पूरी दुनिया में यूज किया जाता है, बिल्कुल इस तरह। लेकिन हमने उसको अदर वे राउंड चीज़ों को यूज़ करके हमने उसका आज़ादी का सिलसिला बना लिया, बात करने का, जुगतबाजी का, हर वक्त शुगल का उसका। टिकटॉक शुगल नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देखें जो सबसे बड़ा टिकटॉकर है वो एक ब्लैक शख्स है, 162 मिलियन के करीब उसके टिकटॉक, कभी मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। हाँ, ठीक है, काबिल एम। हाँ जी, कभी एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, लेकिन उसके बावजूद उसकी टिकटॉक लोग देखते हैं। लोग तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो वो क्रिएटिविटी है ना। आप उसको क्रिएटिविटी का पार्ट बनाएं, ना कि आप सिर्फ वल्गर हरकतें करते रहे और डांस वांस करते रहे और अल्टीमेटली फिर देखें, जिस तरह का आपको फॉलोअर चाहिए होगा, आपको भी तो देखना है ना आपको फॉलोअर कैसा रिक्वायर्ड है। मैं नहीं कहता उसका तुम बच्ची की वो उसमें थी, लेकिन ओवरऑल मुआशरे के हालात में उसको एजुकेट करने की ज़रूरत है। कितने लोग हैं जो जिनको सिखाया जा रहा है कि टिकटॉक से आप जो लेसन ले रहे हैं उसको किस तरह से आपने आगे लेके चल रहे हैं, तो उसको भी एजुकेट करने की ज़रूरत है, चीज़ों को देखने की भी ज़रूरत है। और मैं नहीं कहता सख्ती के साथ, लेकिन समझा बुझा के भी चीज़ें हो सकती हैं। और सज़ा मिलनी चाहिए उनको, बिल्कुल मिलनी चाहिए जिसने ये काम किया है। तो कुछ ज़रूरत नहीं थी मतलब एक्सट्रीम पे जाने की। व्हेन देयर इज़ नो देन यू शुड एक्सेप्ट इट इज़ नो। बिल्कुल, नो का मीन्स नो है, यही असल बात थी, क्रक्स यही था कि नो मीन्स नो। अगर कोई खातून नो कह रही है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यूके के अंदर ह्यूमन राइट्स यूके ह्यूमन राइट्स की पासदारी में, इंसानी हकूक की पासदारी में हमसे कितना आगे निकल चुका हुआ है? देखिए यूके तो बहुत आगे है। हमें पता है कि जो बात है आपसे पुलिस वाला भी आपको सर करके बात करेगा, उसने कभी आपसे बदतमीजी नहीं वैसे की। अगर अब पंजाब पुलिस भी बड़ा पहले सलाम करती है और बड़े बड़े तरीके से पंजाब पुलिस करती है। एकदम गर्मी में उनको पता नहीं क्या हो जाता है, शुरू वो सलाम से ही करते हैं, अब वो शुरू पंजाब पुलिस सलाम से करने लग गई है। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन हमने जो बाहर रहते हुए वीडियोस देखी हैं, जिस तरह वो घरों में दाखिल होते हैं और जिस तरह ओहो तोड़ हो, फोड़ करते हैं वो तो लोगों खैर। के घरों की, वो भी सर करके आराम से बंदे को लेके चले जाए तो क्या हर्ज है, लेकिन हम्म। तोड़ फोड़ करके और वो घरों की तबाही कर देनी, वो भी तो कोई तरीक़ेकार नहीं जी है। जी। और स्पेशली चादर और चारदीवारी का जो तहफ़्फ़ुज़ है, वो अनफॉर्चुनेटली पहले की निस्बत मुझे लगता है ख़त्म हो गया है। जिस तरह पहले था, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 20 साल पहले जो एक सिचुएशन थी, लोग इज़्ज़त गैरत के नाम पे जिस तरह से लोग माँओं, बेटियों, बहनों को आपने बात की वो बच्ची की आगे उससे पहले, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो मुआशरे में जब इस किस्म का तशद्दुद जो है वो रुझान पाएगा और सीसीटीवी कैमराज़ पे आपको नज़र आएगा कि किस तरह से लोग जवान दीवारें फलांग फलांग के दाखिल होते हैं, तो मुझे नहीं लगता ये कि कोई किसी अच्छी तरफ हम जा रहे हैं। हमें बेहतर करने की ज़रूरत है अपने मुआशरे को। पॉलिटिकल डिफरेंस भी हो सकते हैं, पर्सनल डिफरेंस भी हो सकते हैं, लेकिन उसको डिफरेंसेस की हद तक रखना चाहिए। मुआशरे को अगर आगे लेके जाना है तो आपको तशद्दुद ख़त्म करना पड़ेगा, हर किस्म का तशद्दुद ख़त्म करना हम्म। पड़ेगा। अच्छा, रिजवान साहब, हरेसमेंट के ऊपर सवाल करना चाह रहा हूँ। जो कुछ एवन फील्ड में होता है, एवन फील्ड के सामने शयान अली की मिसाल हमारे सामने है। अब जैसे काजी फाइज ईसा साहब की एक वीडियो आई थी जिसके अंदर वो चोर चोर के नारे लगा रहे थे, और मियां नवाज शरीफ को घर के सामने जो वो जिस तरह से प्रोटेस्ट करते हैं, क्या ये प्रोटेस्ट करने का यही तरीका है देखिए, यूके के अंदर भी, प्रोटेस्ट करने के कि ऊपर आप गालियां देके प्रोटेस्ट किया जाए? कर सकते हैं आप बात, लेकिन अगर आप देखें तो फ़लस्तीन के हक में जितने नारे और या जितने प्रोटेस्ट यूके में गोरों ने किए हैं, हमने नहीं किया है। नहीं किया। ठीक है, उस जो प्रोटेस्ट होते हैं वो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन ऑफ कोर्स जब आप पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे, वो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। अगर आप किसी ओहदे पे बैठे और आपने इंसाफ नहीं किया, लॉर्ड डेनिंग कहता था मुझे जो मर्जी को कहता रहा, आई डोंट केयर, मैं मेरे फैसले बोलेंगे, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जितनी मर्ज़ी तनकीद आप कर सकते थे, उसने कभी किसी को कंटेम्प्ट का नोटिस नहीं दिया था। इधर तो 1 मिनट में कंटेम्प्ट का नोटिस आप देते हैं। लेकिन जब सीट से बाहर हट जाते हैं तो फिर आपको कहते हैं कि मैं पुलिस कॉल कर लूँगा। आपको एक वाक़या याद होगा कि हमारे एक साहब थे, वो बाहर गए तो फिर उन्होंने कहा कि आप मुझे तंग कर रहे हैं, पुलिस कॉल कर पुलिस लूँगा। को। तो फिर उन्हें पुलिस की ज़रूरत पड़ी। तो आप क्यों क्यों ज़रूरत पड़ती है ऐसी चीज़ों की? ठीक है? तो इसलिए मैं ये कहना ये सिर्फ़ ये चाहूँगा कि आप जब अपनी सीट पे होते हैं तो चीज़ों का ख़्याल करें। बाकी रह गई बात, प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए। प्रोटेस्ट में ऑफ कोर्स गालियाँ नहीं निकालनी चाहिए, लेकिन लोगों का अग्रेशन होता है। हाइड पार्क जो है उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है बरतानिया में, कि आप जो मर्ज़ी स्पीच कर सकते हैं वहाँ पे जाके, जिसको मर्ज़ी गालियाँ दे सकते हैं, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं। तो लोग अपनी प्रोटेस्ट में अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, और जो रियासतें होती हैं या जो बड़े पब्लिक फिगर्स होते हैं, उनको बेसिकली रिस्ट्रेंट का मुज़ाहरा करना चाहिए, उनको सब्र का मुज़ाहरा आप करना ये नहीं समझते कि जब आज़ादी इज़हार राय बहुत ज़्यादा दी जाती है,
तो लोग फिर इसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं और बिल्कुल लोग फिर उठाते हैं। वहाँ तक भी पहुँच जाते हैं जहाँ तक उनको नहीं पहुँचना चाहिए। लोग बिल्कुल उठाते हैं, लेकिन देखिए मैं जैसे आपने एक शख्स की ज़िक्र किया कि उसको फिर पुलिस की ज़रूरत पड़ी, तो उसको जब पुलिस की ज़रूरत पड़ी तो वो बर्दाश्त तो कर रहे थे, लेकिन उनका बस नहीं चल रहा था कि मैं इस शख्स का मुँह तोड़ दूँ। देखिए, वो तो वही तो मैं कह रहा हूँ, फिर पहले ही बंदे को पता होना चाहिए ना। मियाँ साहब जो हैं, उनको नहीं पता कि प्रोटेस्ट होगा। क्या मुसीबत पड़ी है कि वो उसको अवॉइड नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, अवॉइड करना चाहें। वो भी शुगर लगाते हैं या शायद वो चाहते हैं इस तरह उनको पब्लिसिटी मिल रही है, तो वो उसको भी रोक सकते हैं। वो उधर उधर से काम आना शुरू कर दें, किसी और जगह पे घर ले लें। रहना ही है ना बरतानिया उन्होंने आके, तो किसी और जगह पे चले जाएँ। को आप देखें आसिफ अली ज़रदारी साहब के खिलाफ क्यों नहीं इतने प्रोटेस्ट होते हैं? हालाँकि नहीं, वो इन्होंने तो इल्ज़ामात उन पे भी बहुत ज़्यादा बहुत थे, ज़्यादा। ठीक है। क्यों नहीं होते? उसकी वजह ये है कि ये एक वाक़या शुरू हुआ था, आबिद शेर अली साहब एक जगह बैठे थे, उधर से उन्होंने उसको शायान को हाँ, गालियाँ दी, शदीद किस्म की वो माँ-बहन। शान ने वो ठीक है, तो उसके बाद फिर एक मामला शुरू होता है और आज जो है ना, क्योंकि उसको फिर एक सोशल मीडिया पे भी क्रेज़ मिल गया, ओवरऑल उसका जो है उसके ऊपर उसको फेम मिलना शुरू हो गया। लोगों ने ऑफ कोर्स उसको पीटीआई उसको डिसओन करती है, ये मैं आपको बता दूँ। पीटीआई शान अली को डिसऑन करती है। बरतानिया की जो पीटीआई है वो शान अली के प्रोटेस्ट को डिसओन करती है। सम टाइम वो ऑन भी कर लेते हैं जब उनको ज़रूरत होती है, लेकिन मोस्टली वो डिसओन करते हैं। उसकी कॉल पे उस तरह से नहीं आते, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन बहरहाल जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो उनको डिसओन भी करते हैं बहुत सारी जगहों पे, क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ पे जो वल्गैरिटी होती है, जो डिस्कशन जिस तरह से वो हमारा वो नहीं है, तरीक़ेकार नहीं है। तो वो ये भी इसमें मिसाल है। लेकिन शान अली का जो ग्रज है वो सिर्फ और सिर्फ मियाँ पर्सनल साहब के साथ है। पता नहीं क्या है, आई डोंट नो। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो वो किसी उस तरह से प्रोटेस्ट नहीं करते जिस तरह के वो मियाँ साहब के खिलाफ करते हैं। सही। तो ये भी एक बात सोचने वाली कि इसके बिहाइंड द सीन क्या चीज़ें हैं। बिहाइंड द सीन क्या चीज़ है। अच्छा रिजवान साहब, हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ फैमिली लॉ के बारे में। आप फैमिली लॉज को भी देखते हैं। जी बिल्कुल देखते मिसाल के तौर पे एक कपल है, उसकी शादी यहाँ पे हुई है और वो यूके जाते हैं स्पाउस वीज़ा लेके, स्टडी वीज़ा लेके। अब वहाँ जाके जैसे ओरिजिनल सही कपल है, ठीक है, शादी उनकी ओरिजिनल शादी है, ठीक शादी है, रियल शादी है। वहाँ जाके उनकी तलाक हो जाती है, तो वो तलाक जो है, डाइवोर्स जो है वो यूके में कंसीडर होगी और फिर उस औरत को यूके गवर्नमेंट के यूके लॉज के तहत हकूक मिलेंगे, या फिर पाकिस्तानी कंसीडर होगी? अगर वो 6 माह से ज़्यादा वहाँ पे रहते हैं तो फिर फातिमा का केस है 1985 का। कौन सा? फातिमा का फातिमा। 1985 का केस है। अच्छा। और 6 माह से ज़्यादा रहते हैं तो फिर वो डोमिसाइल उधर के कंसिडर किया जाते हैं कि ये इधर रहते हैं, उसको इतना टाइम हो गया, तो फिर यूके का लॉ एप्लीकेबल होता है। अगर इससे कम टाइम है तो जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया जा सकता है और अच्छा। फिर ऑफ कोर्स उधर के ही लॉ अप्लाई होंगे। ठीक है। और ये जो कपल्स वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, उनके और सेपरेशन, अगर मिसाल के तौर पे वो तलाक नहीं भी लेते हैं, वो अपना-अपना सेपरेट रहना चाहते हैं, तो क्या उनको हुकूमत इस तरह का कोई सपोर्ट करती है या उनको कोई घर कोई या स्टेपमेंट वगैरह? आपने सुना होगा इस मुल्क में रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। सुना था आपने, हाँ। लेकिन वहाँ पे मिलता है। अच्छा, दैट इज़ द डिफरेंस। सही। अगर आपको रोटी की ज़रूरत है तो रोटी मिलती है, अगर कपड़े की ज़रूरत है कपड़ा मिलता है, अगर मकान की ज़रूरत है मकान मिलता है। यानी आपको पैसे दिए जाते हैं रोटी कपड़े के लिए और आपको मकान दिया जाता है रहने के लिए, या आपको कमरा ढूंढ ले तो आपको उसके अगेंस्ट जो है वो पेमेंट कर दी जाती है कि आप उस पैसे लेते हैं, जब तक आप काम नहीं करते या फुली इस काबिल नहीं हो जाते कि आप अपना आप संभाल सकें, आपको सपोर्ट मिलती है। इवन अगर आप डिसेबल हैं, बीमार हैं, कुछ भी हैं, तो आपको फिर ये केयर वर्कर भी मिल जाता है जो आपको लुक आफ्टर करता है, आपके लिए खाना पका के जाएगा, आपको दवाइयाँ देगा, आपको जो है किसी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत है, यानी इवन कि आपको जो थेरेपी की ज़रूरत है थेरेपीज प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारा कुछ होता है। और यहाँ के जो सीनियर सिटीजन्स हैं, मिसाल के तो बहुत सारे लोगों के जो बच्चे हैं वो यूके के अंदर हैं, बेटा है किसी का, किसी की बेटी है, तो यहाँ के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको क्या फैसिलिटी है कि वो अपने बच्चों के पास अगर जाना चाहते हैं और वहाँ जाके सेटल होना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए उनको? मुझे ये कहने में कोई और नहीं कि जी यूके इतना अच्छा मुल्क नहीं है उनके लिए, जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए सीनियर सिटीजन्स के लिए यूके अच्छा मुल्क नहीं? नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि जो अमेरिका है वो तो स्ट्रेट अवे आपको वीज़ा दे देता है 2-3 साल के अंदर अंदर, लेकिन बरतानिया कहता है कि उसका थ्रेशोल्ड बहुत हाई है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो सिंगल होने चाहिए, दोनों नहीं होने चाहिए, और उनकी एजेस भी 75 प्लस होनी चाहिए अच्छा। और उनकी हालत भी बहुत ख़राब होनी चाहिए। तो तब उनकी मतलब उनकी सिचुएशन बहुत ख़राब होनी चाहिए और उनको कोई लुक आफ्टर करने वाला ना हो आपके मुल्क में। ये इसका थ्रेशोल्ड है, ये बहुत थ्रेशोल्ड बहुत मुश्किल थ्रेशोल्ड है। मुश्किल है इसका। तो इस वजह से फिर क्योंकि 2012 से पहले
जो तमाम अडल्ट डिपेंडेंट्स थे, जो पेरेंट्स थे, वो जा सकते थे 60 प्लस, और जाते थे, रहते थे, और वीज़ा स्विच करके इंडेफिनिट मिल जाता था, पेंशन मिल जाती थी, और फिर उसके बाद वो काम कर सकते थे, NHS सारा ले सकते थे। उसके बाद लंदन जैसे शहर में उनकी जो ट्रैवलिंग है वो फ्री हो जाती थी। ठीक है। अब अभी भी होती है, लेकिन वो सिर्फ उनको होती है हम्म। जो है ना अडल्ट डिपेंडेंट वीज़ा की रिक्वायरमेंट को पूरी करे, लेकिन उसमें रिफ्यूज़ल 95% है। विल्स एंड प्रोबेट क्या है? इसका से क्या मुराद है? और अगर कोई जो सीनियर सिटीजन है वो अपनी कोई विल करना चाहता है, कोई वसीयत अपनी करना चाहता है, तो वो उसके लिए ज़रूरी है कि वो यूके के लॉज को ही, या अपने मिसाल के तौर पे इस्लामिक लॉज भी तो अपने रिलीजियस के लॉज भी तो होते हैं, यूके लॉ को फॉलो करना चाहिए या रिलीजियस लॉ को? देखिए, जो यूके का लॉ है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप विल लिखना चाहते हैं और जिस मर्जी मकसद को सामने रख के लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपना सारा कुछ किसी एक बिल्ली को भी दे सकते हैं, और सारा कुछ अपनी औलाद से वापस लेके किसी ट्रस्ट को भी दे सकते हैं। यूके के लॉ को इस पर कोई प्रॉब्लम। अगर विल नहीं लिखी हुई तो फिर जो एंसेस्ट्री लॉज आते हैं वो फिर जो है ना आपके लिए थोड़ा मसाइल क्रिएट करते हैं। और उसके साथ साथ जो क्या कहते हैं इस्लामिक विल है, बिल्कुल आप लिख के दे सकते हैं, और इस्लामिक जो कवानीन है उसके मुताबिक बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता होना चाहिए कि इस्लामिक विल के मुताबिक 1/3 से ज़्यादा जो है आप किसी एक बंदे को नहीं दे सकते हैं। तो अच्छा, हाँ। इसलिए वो देना वो उसको फॉलो करना ज़रूरी है। ये नहीं अगर आप चाहें कि सारी प्रॉपर्टी किसी एक बच्चे को दे दो, इस्लामिक विल में उसकी उस तरह से गुंजाइश नहीं होती। और इस ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी शख्स की इतनी प्रॉपर्टी हो और उसकी औलाद ना हो, तो वो प्रॉपर्टी फिर किसी ट्रस्ट को जाती है या गवर्नमेंट को जाती है? अगर औलाद ना हो तो देखें, उसके जो लीगल हायर्स है उसको जाएगी। मिसाल के तौर पे उसकी बीवी होगी, उसके भाई होंगे, उसकी बहनें होंगी। अगर कोई भी नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर है वो किंग को चली जाएगी। ट्रस्ट को चली जाएगी। नहीं, किंग को जाएगी। किंग को जाएगी, ठीक। पहले मैंने डाटा आपको प्रेजेंट किया था कि कितने लोग बाहर के मुल्क गए हैं और कितने ओवरसीज पाकिस्तानी अब हो चुके हैं। इसके अंदर जो यूके आपने डाटा बताया कि पिछले साल 7 से 8 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ गए हैं और 10,000 लोगों ने असाइलम अप्लाई किए यूके के अंदर। यूके में ही क्यों लोग जाना चाहते हैं? बर्तानिया ही क्यों जाना चाहते हैं? उसकी बहुत सारी मल्टीपल वजूहात है। एक तो पहली बात यह है कि आप चाहें तो पूरा साल वहाँ पे अंग्रेज़ी ना बोलें। आपको उर्दू बोलने वाले इतने मिल जाएंगे। वो इंडियन भी हैं, वो पाकिस्तानी भी हैं, वो बांग्लादेशी, वो सारे उर्दू बोल लेते हैं। पंजाबी भी हैं। हाँ, पंजाबी तो ऑफ कोर्स हैं ही हैं। वो सारे आपसे अपनी ज़ुबान में बात कर लेते हैं। जैसे जिधर इलाके मैं रहता हूँ, इल्फर्ड में या साउथ हॉल में, आपने सुना होगा, मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में, इवन ग्लासगो में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, आप उनसे अपनी ज़ुबान में बात कर सकते हैं। एक बेसिक वजह ये, यानी कल्चर आपको अपना वहाँ पे मिल जाता है। दूसरी बात, खाने हलाल हराम का मसला नहीं है आपको। आप बरतानिया में इतना ज़्यादा हलाल है कि हराम ढूंढना मुश्किल हो जाता है आपको, क्योंकि गोश्त जो है आपको हलाल मिलता है। हलाल तो मीट उसके ऊपर भी कैंपेन खैर चल रही है। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि 8 घंटे का ट्रैवल है। 8-10 घंटे में आप पाकिस्तान आ जाते हैं। पाकिस्तान आ जाते हैं। लेकिन अगर आप अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया इधर जाते हैं तो आपको बहुत लंबा टाइम चाहिए। तो आप जेट लॉग ही ख़त्म नहीं होता आपका। फिर उसके बाद इस्लामिक वैल्यूज़ बरतानिया में बहुत अच्छी हैं। पूरे यूरोप से लोग बरतानिया आते हैं। मसाजिद बेशुमार हैं। ईदें बड़े अच्छे तरीके से मनाई जाती हैं। मजहबी त्यौहार, मुल्की त्यौहार 14 अगस्त को पाकिस्तान में उस तरह ब्लॉकेज नहीं होती जिस तरह वहाँ पे ग्रीन स्ट्रीट और इल्फर्ड लेन ब्लॉक कर दी जाती है। लोग प्रॉपर जुलूस निकालते हैं और बड़ा कुछ करते हैं मुल्क की मोहब्बत के साथ। फिर सबसे बड़ी बात, सियासत में हिस्सा ले सकते हैं आप। बहुत सारे पॉलिटिकल जो हमारे 100 से ज़्यादा 100 कुछ काउंसलर सिर्फ लंदन से हैं। इसका क्या तरीकेकार है? क्या एलिजिबिलिटी है सियासत में? यूके की सियासत में एज लॉन्ग आप वोट डालने के अहल हैं तो आप सियासत में आ सियासत में सकते आ सकते हैं। हैं। कोई रोकता नहीं वो आपको। ये नहीं है कि आपके पास कोई फ्रेमवर्क होना चाहिए, कोई इतना कुछ नहीं है जी। आप आज़ाद खड़े हो सकते हैं, आप किसी पार्टी के साथ खड़े हो सकते हैं, आप टिकट लेके खड़े हो सकते हैं, आप आज़ाद खड़े हो सकते हैं। तो पोलिटिकली भी आपके साथ। फिर सबसे जो बड़ी बात है, फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम नहीं है, जॉब्स अवेलेबल हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं हर किस्म का। आप उसके साथ साथ जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं उसको फाइंड कर सकते हैं। एवरी डे नई से नई अपॉर्चुनिटी वहाँ पे ग्रांट्स अवेलेबल होती है नए बिजनेसेस के लिए। सो बहुत सारे मौके हैं जो दूसरे ममालिक में नहीं है। मिनिमम वेज कितनी है यूके के अंदर? इस वक्त गालबन 10.5 से 11 पाउंड के करीब है मिनिमम वेज। और आप सालाना आप महीने के कम से कम 1500 पाउंड तो कमा लेते हैं, चाहे कुछ भी ना करें, थोड़ा बहुत काम करें तो आप इतने पैसे 30-40 घंटे काम ये आप करें। स्टूडेंट का बता रहे हैं या वैसे ओवरऑल बता रहा हूँ।
और स्टूडेंट भी स्टूडेंट के 1000-1200 अर्न कर लेते हैं अर्न आराम कर से, लेता है आराम आराम से। से 20 घंटे के ऊपर भी तकरीबन 1200 पाउंड अर्न और कर रहा इसमें उसका अखराजात कैसे वो मैनेज करता है? इन्फ्लेशन की क्या सूरत हाल है? मिसाल के तौर पे अकोमोडेशन किस तरह की है वहाँ पे? कितना रेंट है? है। स्टूडेंट्स जो हैं बेसिकली वो मिल-जुल के रहते हैं कि कमरे में 3-3 रह रहे होते हैं। 2 तो कम से कम रह रहे होते हैं। हुँ, तो फिर उस हिसाब से उनको 300 पाउंड महीने का पड़ता है, कोई इतने ज़्यादा पैसे नहीं पड़ते। ठीक है। वो रीज़नेबल सा एक रूम लेके और उसमें 2 बेड लगे होते हैं, 2 स्टूडेंट रह रहे होते हैं। तो 300 वो हो गया, बाकी कर-करा के उनको फिर भी अगर 1200 कमा रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है ईज़िली 4-500 बचा लेते हैं। हुँ, 4-500 इस मुल्क में फिर भी अभी 2 लाख रुपए बनता है। 2 लाख रुपए बनते हैं। देखें कितना फ़र्क है। ठीक है, तो ये फ़र्क है। और अगर जब जब आपको टर्म टाइम में सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हो, तो 3000 पाउंड अ मंथ आराम से कमा लेते हैं। सही। ये मैं इनकरेज नहीं कर रहा कि लोग आप लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि ये वहाँ पे है। फिर उस हिसाब से ज़ाहिर है उन्होंने वर्किंग किया, 12 घंटे की जॉब है, गाड़ी भी रखी है और फिर इंश्योरेंस भी है। फिर उन लोगों के लिए जिनके अच्छा पास गाड़ी भी गाड़ियाँ वहाँ पे सस्ती हैं? मैंने अक्सर बहुत सस्ती है। देखा है कि स्टूडेंट्स 1 साल होता है अभी जाते हुए वो गाड़ी भी खरीद लेता है। खरीदनी और क्या है, गाड़ी 2-2 हज़ार पाउंड की, 3-3 हज़ार पाउंड की गाड़ी मिल जाती है आपको। ओए होए! मतलब अच्छा। 8-10 लाख में पाकिस्तान में कोई मेहरान भी नहीं मिलती। हुँ, ठीक है, तो वहाँ पे आराम से यूज्ड कार आपको 8-10 साल चली हुई मिल जाती है। आप उसके ऊपर अपना आराम से गुजर-बसर कर सकते, अच्छी लेकिन एसयूवी। हाँ, हाँ, एसयूवी मिल जाती है, सारी मिल जाती हैं। 4000, 5000, 3000, 6000 इसके दरमियान में मतलब इन पाउंड्स में आपको गाड़ी मिल जाती है और किस्तों पे मिल जाती है, हुँ। जो उससे भी बड़ी सारी मज़ेदारी की बात है कि आप बड़ी से बड़ी गाड़ी 1000-1200 में किस्तों पे ले सकते हैं। बतौर करियर आप क्या समझते हैं कि यूके के अंदर लीगल एडवाइज़र पाकिस्तान से अगर कोई बंदा यूके के अंदर जा रहा है और वो लीगल एडवाइज़र बनना चाहता है, तो उसे बतौर करियर यूके के अंदर परस्यू करना चाहिए अपने आप को? बिल्कुल करना चाहिए। पाकिस्तान मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, पाकिस्तान के अंदर वकला का एक शशका है, काले कोट का एक टैका है और वो टैका आप समझ रहे हैं कि क्या टैका है, ठीक है? उस सारे सिस्टम को छोड़ के अगर कोई यूके जाना चाहता है तो उसके लिए क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए, जो यूके में लॉयर हैं, सोलिसिटर्स हैं, बैरिस्टर्स हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है। दे आर रोल मॉडल्स। हुँ, और अगर कोई बैरिस्टर या सोलिसिटर अपने मुँह से कोई लफ़्ज़ कह रहा है, तो वो लोग समझते हैं कि सच बोल रहा है। और अगर उसकी बात काल को गलत साबित होती है या झूठी साबित होती है, एक तो होता है कि डेलिबरेटली आप झूठ बोल रहे हैं और एक होता है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन कम थी और आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। ठीक। लेकिन अगर कोई आपको जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है और झूठ बोल रहा है और वो गलत बयान नहीं कर रहा है, तो वो उसकी पकड़ होती है। ठीक। बरतानवी लॉ के मुताबिक उसके रेगुलेटरी इदारे हैं, उसको पकड़ करते हैं। हुँ। सो इसलिए वहाँ पे वो शशका नहीं कह सकते आप, इज़्ज़त बहुत ज़्यादा है। इज़्ज़त बहुत ज़्यादा है। थैंक यू सो मच रिज़वान सुलेरिया साहब। हमारे साथ मौजूद थे यूके में प्रैक्टिसिंग लॉयर, ह्यूमन राइट्स के लॉयर हैं, इमिग्रेशन की मामलात देखते हैं, फैमिली लॉज़ को देखते हैं और यूके में इनका बड़ा टैग है। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपकी थैंक यू। इन्फॉर्मेशन का। इस पॉडकास्ट में बहुत सही इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हुई और बहुत कुछ सीखने को मिला यूके के हवाले से, यूके में सेटल कैसे होना है उस हवाले से। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।